हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एपिक स्टडी। मैं हूं अंकित। आज का अपना टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। देखो, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले अपने देख लेते हैं कि अपने कितना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है एलडीसी का। तो देखो, ये है एलडीसी साइंस का सिलेबस। इसमें कुल मिलाकर अपने 10 पॉइंट हैं, ठीक है। तो इन 10 पॉइंट में से अपने पहला पॉइंट कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो पहले पॉइंट में हमारे 3 टॉपिक थे। पहला है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, दूसरा ऑक्सीकरण एवं अपचन और तीसरा उत्प्रेरक। ये तीनों टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं और इन तीनों के एमसीक्यूज भी कर लिए हैं। तो देखो, पिछली बार एलडीसी में इनसे कितने कितने क्वेश्चन आए थे वो भी देख लो। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से एक क्वेश्चन आया था, ऑक्सीकरण और अपचन इससे भी एक क्वेश्चन आया था, उत्प्रेरक इससे कुल मिलाकर 2 क्वेश्चन आए थे। मतलब अपने जो पहला पार्ट है इससे टोटल 4 क्वेश्चन आए थे। ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने एमसीक्यू वाली क्लास में करवा भी दिए हैं और ये टेलीग्राम ग्रुप है अपना, उसमें भी डाल दिए हैं। जिसने भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। इसके बाद में हम चौथा पार्ट शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें टोटल कितने टॉपिक हैं? पहला प्रकाश का परावर्तन, दूसरा वर्ण विक्षेपण, तीसरा लेंस और चौथा है दृष्टि दोष, ठीक है। तो मैंने एलडीसी का पिछला पेपर देखा, उसमें परावर्तन से टोटल 2 क्वेश्चन आए थे, वर्ण विक्षेपण से 1 क्वेश्चन, लेंस से 2 क्वेश्चन और दृष्टि दोष से 1 क्वेश्चन। इस प्रकार देखो, ये चौथा पार्ट है, इससे कुल मिलाकर 6 क्वेश्चन आए थे। तो आप मान लो कि अगर आपने ये पहले 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए तो आपके 50 में से 10 क्वेश्चन तो यहीं पर कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। बाकी का सिलेबस भी हम धीरे धीरे सारा का सारा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो चलते हैं आज के अपने टॉपिक प्रकाश के परावर्तन पर। देखो, ये अपना टॉपिक है, ये 4 क्लासेस की बुक में दिया है। सबसे पहले 6ठी क्लास की, फिर 7वीं, फिर 8वीं, ये 9वीं में नहीं है, ठीक है। और इसके बाद में 10th क्लास में भी ये अपना टॉपिक है। तो देखो, सबसे पहले हम 6ठी क्लास से इस टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले इस टॉपिक को क्लास 6 से करते हैं, जिसका नाम है प्रकाश, छाया एवं परावर्तन। इस पूरे के पूरे लेसन को मैंने हाईलाइट कर दिया है, जिससे आपको कम समय में आसानी से सारा का सारा समझ आ जाए। देखो, जो वस्तुएं सूर्य की तरह समय का प्रकाश, यहाँ पर यह शब्द याद रखना है, समय का प्रकाश, जिनका समय का प्रकाश होता है उन्हें कहते हैं दीप्त पिंड। जैसे सूर्य का समय का प्रकाश होता है तो मतलब सूर्य हो गया दीप्त पिंड, ठीक है। या बल्ब है, बल्ब का भी समय का प्रकाश होता है तो बल्ब भी हो गया दीप्त पिंड। टॉर्च है, टॉर्च का भी खुद का प्रकाश होता है तो टॉर्च भी है दीप्त पिंड है, ठीक है। या दीपक है, दीपक या दिया, उसका भी खुद का प्रकाश होता है तो वो भी हो गया दीप्त पिंड। देखो, इसके बाद में प्रदीप्त पिंड। प्रदीप्त पिंड मतलब जिनका खुद का प्रकाश नहीं होता, दूसरे के प्रकाश से प्रकाशमान होती है जो वस्तुएं, उन्हें कहते हैं प्रदीप्त पिंड। जैसे पृथ्वी, पृथ्वी का खुद का प्रकाश थोड़ी होता है, ठीक है। पृथ्वी पर किसका प्रकाश पड़ता है? सूर्य का। तो जिसका समय का प्रकाश हो वो तो हो गया दीप्त पिंड, जो दूसरे के प्रकाश से चमकती है वो हो गया प्रदीप्त पिंड। जैसे पृथ्वी प्रदीप्त पिंड है, चंद्रमा, चंद्रमा भी कैसा पिंड है? प्रदीप्त पिंड। क्यों? चंद्रमा का खुद का कोई प्रकाश नहीं होता, ठीक है। चंद्रमा भी सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है तो चंद्रमा भी हो गया प्रदीप्त पिंड। मतलब जिसका खुद का प्रकाश हो, समय का प्रकाश हो, वो तो हो गया दीप्त पिंड। जिसके पास समय का प्रकाश नहीं हो वो हो गया प्रदीप्त पिंड, ठीक है। इसके बाद में अपारदर्शी, नाम से पता चल रहा है, मतलब नहीं, पार मतलब जिसके पार नहीं, दर्शी मतलब देखा जा सकता, जिसके पार नहीं देखा जा सकता उसे कहते हैं अपारदर्शी। जैसे आपकी नोटबुक है, जैसे आपके हाथ हैं, ठीक है, उनके आर पार थोड़ी देख सकते हैं। इसके बाद में दूसरा है पारदर्शी। पार मतलब आर पार, दर्शी मतलब देखना, मतलब वे वस्तुएं जिनके आर पार देख सकती हैं वो हो जाएगी सारी पारदर्शी। इसके बाद में पार मतलब आर पार,
भासी, मतलब जिनके आर पार देखने का सिर्फ आभास होता है वो हो जाएंगी पारभासी। जैसे पारदर्शी कौन सी हो जाएंगी, जिनके आर पार देख सकती हैं, कांच, ठीक है, कांच है, कांच के आर पार देख सकते हैं तो कांच हो गया पारदर्शी, ठीक है। इसके बाद में अगर स्वच्छ जल है, स्वच्छ जल है तो उसके भी आर पार देख सकते हैं तो वो भी हो जाएगा पारदर्शी। इसके बाद में हवा या शुद्ध हवा तो वो भी हो जाएगी पारदर्शी, क्योंकि हवा के भी आर पार देख सकते हैं, ठीक है। पारभासी मतलब जिसके आर पार देखने का केवल आभास हो, मतलब ना तो पूरी पारदर्शी है ना पूरी अपारदर्शी, मतलब जिनके आर पार देखने का केवल और केवल आभास हो। जैसे कोई खुरदरा कांच है या घिसा हुआ कांच है, घिसा हुआ कांच है, ठीक है, तो उसके आर पार देखने का केवल आभास हो सकता है, मतलब आर पार स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, ठीक है। इसके बाद में कोई तेल लगा कागज है, तेल लगा कागज है, उसके भी पूरा स्पष्ट आर पार नहीं देख सकते तो वो भी हो जाएगा पारभासी। देखो हमने तीनों प्रकार की वस्तुओं के बारे में पढ़ा, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी, ठीक है। पारदर्शी जिसके आर पार स्पष्ट देखा जा सकता है, स्पष्ट देखा जा सकता है। अपारदर्शी जिसके आर पार देखा ही नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता। पारभासी जिसके आर पार स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, ठीक है, मतलब आर पार देखने का केवल आभास हो। देखो पारदर्शी वस्तु से छाया बनेगी क्या, नहीं बनेगी, छाया नहीं बनेगी, छाया नहीं बनेगी। जैसे आप किसी भी कांच है, कांच से छाया बनाने की कोशिश करो, छाया नहीं बनेगी, मतलब पारदर्शी वस्तु के आर पार तो देखा जा सकता है पर पारदर्शी वस्तु से छाया नहीं बनेगी। और जो अपारदर्शी वस्तु है, मतलब जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता, जैसे आपकी नोटबुक है, उसके आप आर पार तो नहीं देख सकते पर उसकी छाया बिल्कुल स्पष्ट बनेगी, मतलब स्पष्ट छाया बनेगी, किससे, अपारदर्शी वस्तु से बिल्कुल स्पष्ट छाया बनेगी। पारभासी वस्तु हैं उनके आर पार भी स्पष्ट नहीं देखा जा सकता और उनसे छाया भी स्पष्ट नहीं बनेगी, स्पष्ट छाया नहीं बनेगी। मतलब जैसे कोई धुंधला कांच है, ठीक है, या कोई तेल लगा कागज है, पारभासी वस्तु है, उनसे बनने वाली छाया है वो स्पष्ट नहीं होगी। देखो इसके बाद में बात करते हैं कि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। सरल रेखा मतलब सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश हमेशा सीधा चलता है, ऐसे नहीं चलता कि कभी ऊपर हो गया कभी नीचे, ठीक है, प्रकाश हमेशा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलता है। देखो इसको एक उदाहरण से समझ लेते हैं। यहाँ पर एक लड़का है, लड़का मोमबत्ती को देखने की कोशिश कर रहा है, पहली पाइप है वो बिल्कुल सीधी है, तो ये बिल्कुल सीधी पाइप है, इसे मोमबत्ती के प्रकाश को आसानी से देख सकता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि प्रकाश बिल्कुल सीधा चल रहा है। दूसरी बार इसने एक मुड़ी हुई पाइप ली, मुड़ी हुई पाइप से ये मोमबत्ती के प्रकाश को नहीं देख सकता, क्यों, क्योंकि मोमबत्ती का प्रकाश तो सीधा चलेगा। देखो सीधा चलने पर वह आधी दूर तक ही सीधा आ पाएगा, उसकी आंख तक नहीं पहुंच पाएगा। इसे पता चलता है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। देखो इसके बाद में बात करते हैं पेरिस्कोप की, ठीक है, पेरिस्कोप, इसको इन्होंने क्या लिखा है, जादुई युक्ति, ठीक है। ये देखो सचमुच जादुई है, कैसे, जैसे कोई सैनिक है, जैसे कोई सैनिक है वो बंकर के अंदर छुपा हुआ है, ठीक है, और वो बंकर से बाहर की दुनिया को देखना चाहता है कि बाहर क्या हलचल हो रही है, क्या गतिविधि है, या कोई दुश्मन सैनिक आसपास आ रहा है बंकर के या नहीं, तो वो देख सकता है किसकी मदद से, परिदर्शी, परिदर्शी या इसे कहते हैं पेरिस्कोप, पेरिस्कोप, ठीक है। इसकी मदद से कैसे देख सकता है, देखो पेरिस्कोप में दो दर्पण लगे होते हैं, मतलब दो मिरर, शीशे लगे होते हैं। देखो जैसे ही बाहर से आने वाली प्रकाश की किरण पहले दर्पण पर टकराती है, ठीक है, तो टकराने के बाद में वो दूसरे दर्पण पर टकराती है, फिर दूसरे दर्पण पर टकराते ही व्यक्ति की आंखों तक पहुंच जाती है। इस प्रकार बिना बाहर जाए वो बाहर की गतिविधि को आसानी से देख सकता है। देखो पिछली बार एलडीसी के पेपर में पूछा था कि पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है, तो पेरिस्कोप परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। परावर्तन का मतलब कोई भी शीशा या दर्पण है,
शीशा या दर्पण है उससे जब प्रकाश टकराता है तो टकराकर वापस आ जाता है। ठीक है, इसे ही कहते हैं परावर्तन। देखो प्रकाश टॉपिक है वो क्लास 6 से तो कंप्लीट हो चुका है। अब अपने क्लास 7 का जो प्रकाश टॉपिक है वो शुरू करने जा रही हैं। तो देखो इसमें नया क्या है, पहली जानना चाहती है कि हमें वस्तुएं क्यों दिखाई देती है। तो देखो समझ लो, बहुत ही सिंपल है कि जब कोई भी वस्तु है वस्तु पर प्रकाश टकराता है और टकराकर अपनी आंखों तक आता है। ठीक है, प्रकाश टकराकर हमारी आंख तक पहुंचता है तो आंख का जो सबसे पिछला भाग होता है उसका नाम है रेटिना। रेटिना पर उस वस्तु का एक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो तभी वो वस्तु हमें दिखाई देती है। कहने का मतलब जब तक वस्तु पर प्रकाश नहीं टकराएगा, ठीक है, तब तक वो वस्तु हमें दिखाई नहीं देती। इसीलिए अंधेरे में हमें वस्तु दिखाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि अंधेरे में वस्तु पर कोई प्रकाश ही नहीं टकराता। अगर वस्तु पर प्रकाश टकराएगा नहीं तो वो हमारी आंखों तक कैसे पहुंचेगा। ठीक है, तो देखो पहली को उसका आंसर मिल गया कि जब भी किसी वस्तु पर प्रकाश टकराता है वो प्रकाश टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। आंख के सबसे पिछले भाग रेटिना पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु हमें दिखाई देती है। देखो हमने बात की कि प्रकाश की किरण को मोड़ा नहीं जा सकता, मतलब प्रकाश की किरण बिल्कुल सीधी रहेगी। इस प्रकार से किरण को मोड़ा नहीं जा सकता, सिर्फ प्रकाश की दिशा को बदला जा सकता है। ठीक है, मतलब दिशा बदलेंगे तो भी किरण मुड़ेगी नहीं। जैसे कि अगर कोई भी दर्पण है अपने पास, ठीक है, दर्पण पर प्रकाश टकराएगा, ठीक है, तो प्रकाश की दिशा बदलेगी सिर्फ। ठीक है, मतलब पहले प्रकाश इस प्रकार आ रहा था, बाद में टकराने के बाद किसी और दिशा में चला गया, पर वो किरण है वो तो पहले भी सीधी थी और बाद में भी सीधी है। मतलब प्रकाश तो सीधा चलता है, केवल प्रकाश की दिशा को बदला जा सकता है। देखो दिशा बदलने का काम कर कौन रहा है? दर्पण। ठीक है, अगर प्रकाश की दिशा बदलने का काम कोई कर रहा है तो वो कौन कर रहा है? दर्पण। देखो अब बात आती है कि अपने दर्पण बना कैसे सकते हैं। देखो जैसे अपने पास पहले कोई सिंपल कांच है, ठीक है, तो कांच कैसा होता है? पारदर्शी। कांच होता है पारदर्शी। क्यों? क्योंकि उसके प्रकाश आर पार जा सकता है। इसके बाद में अपने कांच को बनाना है दर्पण। कैसे बना सकते हैं? तो कांच के एक साइड पर पॉलिश कर दें। ठीक है, जैसे एक साइड पर पॉलिश करते हैं, दूसरी साइड पर जब प्रकाश टकराएगा तो प्रकाश को अब आर पार नहीं जाने देगा, तो प्रकाश टकरा कर वापस आ जाएगा। देखो ये तो सीख लिया कि दर्पण बनाते कैसे हैं। ठीक है, कोई भी कांच लिया, ठीक है, कांच के एक साइड पर पॉलिश कर दी, जैसे पिछली साइड पर पॉलिश कर दी तो क्या बन जाएगा? दर्पण। जैसे ये समतल दर्पण है, समतल दर्पण जो अपने घरों में यूज करते हैं। ठीक है, ये भी कैसे बनाया होता है? ये कांच है, ठीक है, इसकी पिछली साइड पर पॉलिश कर दी तो ये बन जाएगा अपना समतल दर्पण। मतलब मेनली दर्पण होते कितने प्रकार के हैं? दर्पण दो प्रकार के हैं। ठीक है, पहले तो समतल दर्पण और दूसरे होते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। देखो समतल दर्पण में तो कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अपने घरों में जो भी दर्पण यूज करते हैं वो सारे कौन से होते हैं? समतल दर्पण। दूसरा है गोलीय दर्पण। ये थोड़ा समझ लेते हैं कि गोलीय दर्पण कैसे बना सकते हैं या इनकी आकृति कैसी होती है। देखो जैसे ये चम्मच है, ठीक है, चम्मच का जो आगे वाला हिस्सा है, ठीक है, वो समतल नहीं होता। ठीक है, समतल का मतलब तो बिल्कुल प्लेन हो गया, मतलब जो ना तो ऊपर उठा हुआ है जो ना नीचे धसा हुआ है। ठीक है, पर ये समतल दर्पण नहीं है, तो ये है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्यों? जैसे अगर फुटबॉल है, फुटबॉल का एक किनारा काट देंगे, ठीक है, एक किनारा काट देंगे तो जो आकृति प्राप्त होगी, ठीक है, जो आकृति मिलेगी तो उसकी आकृति एक गोलीय दर्पण की जैसी होगी। ठीक है, तो जो बाहर ऊपर उठा हुआ भाग है वो होगा उत्तल, ऊपर उठा हुआ, उत्तल से याद रख सकते हैं, ऊपर उठा हुआ। इसके बाद में जो अंदर धसा हुआ भाग है वो अवतल भाग होता है। ठीक है, तो ऐसे अंदर धसा हुआ, अंदर धसा हुआ, मतलब एक गोल कांच लिया, ठीक है, उसके एक साइड पर पॉलिश कर दी, एक साइड पर क्या कर दी? पॉलिश। ठीक है, और दूसरी साइड पर प्रकाश टकराएगा, एक साइड पर पॉलिश कर दी और दूसरी साइड पर प्रकाश टकराएगा, तो ये भी एक तरीके से दर्पण बन गया। देखो अगर अंदर प्रकाश टकराएगा,
अगर अंदर प्रकाश टकराएगा तो उसका नाम अगर अंदर प्रकाश टकराएगा तो उसका नाम हो जाएगा अवतल दर्पण। ऐसे अंदर ऐसे अवतल, ठीक है। अगर बाहर प्रकाश टकराएगा मतलब ऊपर उठे हुए भाग पर प्रकाश टकराएगा, ठीक है, ऊपर प्रकाश टकराएगा तो उसका नाम हो जाएगा उत्तल दर्पण। देखो इसके बाद में समतल दर्पण की कुछ विशेषताएं, ठीक है। समतल दर्पण मतलब जो अपने घरों में यूज लेते हैं, ठीक है। समतल दर्पण उसकी विशेषता बता रखी है। पहली विशेषता क्या है कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब मतलब जो कोई भी वस्तु है, वस्तु को कहते हैं बिंब, वस्तु को कहते हैं बिंब, और जो वस्तु जैसा बने वो है प्रतिबिंब। मतलब वस्तु जैसी इमेज बने उसे क्या कहेंगे, प्रतिबिंब, ठीक है। तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब है वो सीधा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा। यहाँ पर देखो ये मोमबत्ती सीधी है और इसका प्रतिबिंब है वो भी कैसा बन रहा है, सीधा, ठीक है। और बिंब के साइज का बनेगा, साइज का मतलब अगर मोमबत्ती 5 सेंटीमीटर लंबी है, ठीक है, तो प्रतिबिंब भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर लंबा ही प्रतिबिंब बनेगा। दो चीज आ गई, एक तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा, एक प्रतिबिंब बिंब के आकार का बनेगा। देखो तीसरी विशेषता है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के पीछे का मतलब हो गया दर्पण के अंदर बनता है प्रतिबिंब, ठीक है। देखो प्रतिबिंब से आप 2-3 चीजें याद रखनी है आपको, वो देखो प्रतिबिंब 2 तरीके से बन सकता है, एक तो प्रतिबिंब सीधा और एक प्रतिबिंब उल्टा, ठीक है। हमेशा याद रखना है कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो उल्टा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है उल्टा, और जो आभासी होता है मतलब जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो होता है सीधा। वास्तविक का मतलब हो गया जो शीशे से बाहर बने, ठीक है, पर्दे पर बने, पर्दे पर का मतलब हो गया कि शीशे से बाहर किसी भी स्थान पर बन जाए, वो हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब। आभासी का मतलब हो गया जो दर्पण के अंदर बने, दर्पण के अंदर या दर्पण के पीछे, वो हो जाएगा आभासी प्रतिबिंब। तो देखो ये समतल दर्पण है, इसमें प्रतिबिंब दर्पण के अंदर बन रहा है, मतलब प्रतिबिंब कौन सा बन रहा है, आभासी, मतलब प्रतिबिंब वास्तविक नहीं, ये एक काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। इसके बाद में देखो ये प्रतिबिंब सीधा होता है, मतलब ये भी सही है कि प्रतिबिंब बिल्कुल सीधा बन रहा है। इसके बाद में प्रतिबिंब बिंब के आकार का बन रहा है, ये भी सही है कि अगर बिंब 5 सेंटीमीटर लंबा है तो प्रतिबिंब भी 5 सेंटीमीटर लंबाई बन रहा है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से बिंब की दूरी के बराबर होती है। इसका मतलब हो गया कि अगर हम शीशे के 2 फीट दूर खड़े हैं, ठीक है, तो हमारा प्रतिबिंब है वो भी दर्पण के अंदर 2 फीट दूर ही होगा। मतलब जितनी दूरी वस्तु की दर्पण से होगी उतनी ही दूरी प्रतिबिंब की दर्पण से होगी। ये सारी की सारी विशेषताएं हैं समतल दर्पण की। इसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो एम्बुलेंस है उस पर एम्बुलेंस शब्द है वो हमेशा उल्टा लिखा होता है। क्यों लिखा होता है, देखो अगर इस पर एम्बुलेंस शब्द सीधा लिखा होता, ठीक है, तो जो इसके आगे जो भी वाहन चल रहा है उसमें वो उल्टा दिखाई देता, तो अचानक से उसको समझ नहीं आता कि पीछे क्या आ रहा है, ठीक है। तो ये शब्द उल्टा है, तो जो आगे चलने वाला वाहन है उसको ये सीधा दिखाई देगा, तो वो आसानी से समझेगा कि पीछे से एम्बुलेंस आ रही है, मुझे उसको साइड देनी चाहिए, ठीक है। तो इसे कहते हैं पार्श्व परिवर्तन। पार्श्व परिवर्तन का मतलब हो गया साइड चेंज होना। साइड चेंज होना का मतलब जो लेफ्ट साइड है वो तो राइट बन जाएगी और राइट साइड है वो लेफ्ट बन जाएगी। जैसे अगर आप शीशे के सामने खड़े हो जाओ, ठीक है, अगर आप अपना बायां हाथ उठाओगे, बायां, ठीक है, तो आपको लगेगा कि शीशे में आपका प्रतिबिंब है वो दायां हाथ उठा रहा है, ठीक है। कहने का मतलब साइड चेंज होगी, ठीक है। साइड चेंज होने को ही कहते हैं पार्श्व परिवर्तन। साइड चेंज होने को क्या कहते हैं, पार्श्व परिवर्तन। देखो इसके बाद में है गोलीय दर्पणों से खेल, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है कि गोलीय दर्पण के अपने डेली लाइफ में क्या क्या यूज है, मतलब उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण के, ठीक है। तो ये सब समझने से पहले उत्तल और अवतल दर्पण की प्रतिबिंब बना के देखेंगे, ठीक है। वो 10th क्लास वाले लेसन में करेंगे, उसके बाद में वापस यहाँ से स्टार्ट करेंगे।